हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की डेट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे अपकमिंग एग्जाम्स में, वो सारे के सारे आज हम लोग कवर करेंगे विद ऑल द पीआईबी न्यूज़ ऑल्सो। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आरबीआई से रिलेटेड है कि नए मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई ने निकाले हैं। किस चीज़ से रिलेटेड? कोई भी पेमेंट सिस्टम का ऑथराइजेशन कैसे वो ऑपरेट करेगा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर होता क्या है? सबसे पहले तो पीएसओ आपको पता होना चाहिए। ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है कि आप मनी ट्रांसफ़र हैंडल कर सकते हो, कोई अमाउंट की क्लियरिंग, सेटलमेंट, कोई भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है ट्रांसफ़र, या बिजनेसेस के बीच में भी हो सकता है। जैसे कि आप देखते हो ना, जो आपके डेबिट कार्ड्स होते हैं उसमें कुछ कंपनीज लिखे होते हैं, जैसे कि वीज़ा, रुपे, मास्टर कार्ड। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिजिटल पेमेंट मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, या फिर यूपीआई की ऐप्स हो गई जैसे कि गूगल पे। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस पर एक नया का नया फ्रेमवर्क यहाँ पर आरबीआई ने बना दिया है, जिससे पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक है, अब जो भी नए पीएसओ होंगे यानी कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर होंगे, इनका जो लाइसेंस होगा, इनकी जो वैलिडिटी होगी वो परपेचुअली वैलिड होगी। ऐसा नहीं है कि 10 ईयर्स के बाद इनको फिर से रिन्यू करनी पड़ेगी अपनी वैलिडिटी। ठीक है, एंड ये एक नया मॉडल कहने में आ रहा है, इसका नाम है परपेचुअल मॉडल। ठीक है, कभी भी एक्सपायर नहीं होगा इनका लाइसेंस। तो बेसिकली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीएसओज हैं वो भी इसके अंदर ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा ऑन टैप लाइसेंसिंग का फीचर आया है। इन्वेस्टमेंट के रूल्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। लीव करने के, इसको एज अ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कोई कंपनी अगर इसको लीव करनी चाहती है, ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो रूल्स थे वो भी क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, ठीक है, जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है पीएसओ बनने के लिए, ठीक है, वो उनका कूलिंग ऑफ पीरियड भी यहाँ पर अप्लाई होगा। 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसके बाद वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा एक्ट है जो इस चीज़ को हैंडल करता है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को? ऑफ कोर्स अगर पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है तो क्या होगा? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से है। इससे पहले कुछ दिन पहले हम लोगों ने एनएससी से रिलेटेड न्यूज़ देखी थी, आज बीएससी से रिलेटेड न्यूज़ आ गई। तो इन्होंने एक ऐसा इंडेक्स लॉन्च करा है, ठीक है, जिसका नाम है बीएससी सात्विक 100। ठीक है, तो बेसिकली एथिकल और वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग को प्रमोट करने के लिए है। सात्विक किस चीज़ को कहते हैं? जो सात्विक वर्ड है इंडिया का इंडिजिनस, एक ये कल्चरल रिलेटेड वर्ड है। प्योर, एथिकल और होलसम चीज़ों को बोला जाता है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये कंपनीज़ को उठाएगा बीएससी 500 में से, एंड जो एथिकल और वैल्यू बेस्ड स्टैंडर्ड्स को मीट करेगी सिर्फ उन्हीं को इसमें सात्विक 100 इंडेक्स का पार्ट बनाएगा। बेस वैल्यू क्या है इस इंडेक्स की? 1000 इसकी बेस वैल्यू है। ठीक है, एंड ये कब से स्टार्ट हुआ है? ऑफिशियल ट्रैकिंग जून 2005 से। थोड़ी सी एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो बीएससी सात्विक लॉन्च हुआ है, ठीक है, इसको कैसे यूज़ करा जा सकता है? सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में, एंड उसके अलावा बेंच मार्किंग में। ठीक है, जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। आजकल स्टैटिक भी पूछ लेते हैं न्यूज़ से रिलेटेड। न्यूज़ आपको क्वेश्चन में दे देंगे एंड आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है, इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो आपको स्टैटिक पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। 1875 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो ऑफकोर्स मुंबई में ही होगा। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इन्होंने एक ग्रुप बनाया है 7 मेंबर्स का। ये क्या चीज़ करेगा? ये इंश्योरेंस कंपनीज़ को हेल्प करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करने में, एक सेफ वे में और एक एथिकल वे में। ठीक है, इस ग्रुप का लीडर कौन है इस समय? इसका इंचार्ज इस समय है प्रोफेसर संदीप के शुक्ला जी, जो कि IIT हैदराबाद के भी डायरेक्टर हैं। ठीक है, 3 मंथ्स का इनको टाइम मिला है अपनी रिपोर्ट बना के रिकमेंडेशंस IRDAI को सबमिट करने का। तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कैसे AI को यूज़ करा जा सकता है इंश्योरेंस सेक्टर में। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो राजेंद्र कुमार साहबू जी जो हैं, ठीक है, ये MD और CEO अब यूको बैंक के बन चुके हैं जून 19 2026 को। किसको इन्होंने रिप्लेस करा है? अश्वनी कुमार जी को इन्होंने रिप्लेस करा है। तो आपकी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। ठीक है, नई जो NRI डिपॉजिट स्कीम है वो बैंक्स ने लॉन्च करी है। इसका नाम है न्यू हाई यील्ड NRI डिपॉजिट स्कीम।
ठीक है। तो फेडरल बैंक ने जो निकाली है उसका नाम है FCNR मैक्स डिपॉजिट स्कीम। क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए? सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए इन स्कीम्स का, टेन्योर कब से कब तक है, एंड थोड़े उससे रिलेटेड रूल्स। तो जो फेडरल बैंक की FCNR मैक्स डिपॉजिट है, इसका इंटरेस्ट रेट है 6.25% पर ईयर US डॉलर डिपॉजिट्स पे। टेन्योर है 3 से लेके 5 ईयर्स तक। अगर 1 साल के बाद अकाउंट बंद हो जाएगा तो 1% की पेनल्टी लगेगी इंटरेस्ट के ऊपर। मिनिमम डिपॉजिट है $500 का। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्रोडक्ट है उसका नाम है BOB लेजेंड FCNRB स्कीम। ओके, इसमें जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करेंगे। 3 ईयर्स से लेके 4 साल से कम का अगर है पीरियड तो फिर 6% है, उससे ज़्यादा 5 ईयर्स तक है तो 6.1% है, एंड 5 ईयर्स का 6.5% है। कि न्यूज़ है ये रिलेटेड है ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च से, जो कि हैदराबाद में सेटअप है। तो इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है जिसका नाम है स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी। एक सीड को जर्मिनेशन के टाइम पे जो भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो इस कोटिंग के थ्रू इसको मिल जाएगी। एंड ये कोटिंग जो है वो बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलीमर की बनी होगी। ठीक है, यानी कि ये जो कोटिंग है ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी, सॉइल में कोई भी पोल्यूशन नहीं करेगी, एंड इससे जो सीड्स हैं वो बेटर ग्रोथ, बिल्कुल जैसे जब से उनका जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तब से ही उनकी ग्रोथ जो है वो बेटर रहेगी। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान ऐप से रिलेटेड। ठीक है, अभिज्ञान ऐप को किसने डेवलप करा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। NCRB ने, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इसको डेवलप करा है। क्या है ये? पूरे इंडिया का जो डेटाबेस है फिंगरप्रिंट्स का, उसको एक्सेस करने का एक मोबाइल गेटवे है जो कि पुलिस ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जब भी किसी सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट्स ट्रेस करने होते हैं तो डायरेक्टली नेशनल लेवल के इस रिकॉर्ड से डेटा पुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, कौन से ऑटोमेटेड सिस्टम से? NAFIS। ठीक है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नाफिस इसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। जो हमारा CPCL है, यानी कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसको अपग्रेड कर दिया है गवर्नमेंट ने। पहले ये मिनी रत्ना होती थी, अब ये मिनी रत्ना से नवरत्ना बन चुकी है। ठीक है, तो इंडिया में अब कितनी नवरत्ना हो चुकी है इसको ऐड होने के बाद, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो 28 अब हो चुकी हैं, यानी कि ये 28th है। ठीक है, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स थे। टर्नओवर कितना था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करें तो 59,400 CR। ठीक है, जो नवरत्ना कंपनी होती है वो ज़्यादा अच्छे से अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। उनके 1000 CR तक के वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बिना अप्रूवल के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स उनको मिल जाते हैं जब वो नवरत्ना बनती है। नवरत्ना कंपनी बनने के लिए थोड़ी सी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी समझ लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। सबसे पहले तो शेड्यूल A कंपनी होनी चाहिए, ऑलरेडी वो मिनी रत्ना में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने उनको रेटिंग दी हो लास्ट 5 ईयर्स में से मिनिमम 3 ईयर्स तक ऐसी रेटिंग उनके पास होनी चाहिए, या तो एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी चेक करी जाती है। 6 अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो चेक होते हैं, एंड 100 में से 60 का उनका स्कोर होना चाहिए कंपनी का। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये एक नया इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। इसका नाम है निर्भय चेतना। ये किस चीज़ के लिए है? बेसिकली जेंडर इक्वालिटी के लिए एंड वीमेन सेफ्टी के लिए। ये अर्बन इंडिया से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज से रिलेटेड है। निर्भय चेतना, निर्भय चेतना जो है इससे भी बड़ा एक इनका मदर प्रोजेक्ट आप कह सकते हो, उसका नाम है निर्भय रहो। तो बेसिकली जो मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको एजुकेट करना कि जेंडर इक्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, वीमेन सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फंड का नाम क्या है? निर्भया फंड। ठीक है, तो निर्भया रहो जो बड़ा मदर प्रोजेक्ट है उसके 3 अलग अलग इसमें सब प्रोजेक्ट्स रहेंगे। निर्भय चेतना जैसे हमने बात करा रूरल लेवल पे मेन को एजुकेट करना। नेक्स्ट है निर्भय नेत्री। ठीक है, इसमें स्किल्स डेवलप करे जाते हैं विमेन लीडर्स में। एंड थर्ड है निर्भय दृष्टि। ठीक है, ये हेल्प करेगा सेफ्टी लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है ये ड्रोन्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो नई एक नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब ये बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। IIT कानपुर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब बनेगा मिलिट्री के लिए। कौन बनाएगा इसको? अप्रूव किसने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। बेसिकली कानपुर कहाँ पे लोकेटेड है? IIT कानपुर आपका उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ड्रोन्स को डिज़ाइन करा जाएगा, टेस्ट करा जाएगा, एंड उन्हें सर्टिफाई करा जाएगा जो मिलिट्री यूज़ के लिए बनाए जाएंगे। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से रिलेटेड है। ठीक है, इनकी एक स्कीम है जिसका नाम है व्हीकल रिप्लेसमेंट स्कीम,
जो भी पुराने ट्रक्स हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था अपनी कुछ डेज पहले हमने करंट अफेयर्स में, जो भी पुराने ट्रक्स हैं, पुराने बसेज हैं दिल्ली एनसीआर में, उनको रिमूव करा जाएगा। तो कौन से मैन्युफैक्चरर्स ने पार्टनरशिप करी है? अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी, इन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली है, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया का जो ABS फ्रेमवर्क है, ठीक है, इसने 145 करोड़ डिलीवर कर दिया है बेनिफिशियरीज़ को। तो बेसिकली जो ABS फ्रेमवर्क है, ये क्या करता है कि जो भी लोकल लेवल के कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल पीपल हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर प्लांट या फिर मेडिसिनल नॉलेज है उनके पास, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रही है, ठीक है, वो ABS फ्रेमवर्क का पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं जो उस नॉलेज को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, मेडिसिन बनाएंगे, ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड है। एंड इसी के साथ जो यूज़र है, ठीक है, वो भी है, जो प्रोवाइडर है उसके साथ बेनिफिट शेयर करता है। यानी कि जो कंपनीज़ हैं जो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं या कोई भी चीज़ डेवलप कर रही हैं बेस्ड ऑन द नॉलेज फ्रॉम द लोकल पीपल, ठीक है, वो उनको हेल्प करती हैं इन रिटर्न। टोटल मनी कितना कलेक्ट हुआ था? 266 करोड़। 145 CR जो है वो कम्युनिटीज़ को पे करा जा चुका है। कितनी इसमें बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जिनको अभी तक सपोर्ट मिला है। 10,500 कमिटीज़ इसमें है, ठीक है। कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा मनी डेवलप हुआ? तो वो है रेड सैंडर्स। ये एक वुड का फॉर्म है जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड कौन से ऐसे इंटरनेशनल लेवल्स के रूल्स हैं इंटरनेशनल लेवल के जिनके बेसिस पे ये फ्रेमवर्क बनाया गया ABS फ्रेमवर्क? तो पहला है 1992 का आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके अलावा नागोया प्रोटोकॉल 2010, इंडियन लेवल पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का हमारा है, ठीक है। एक यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान, US और ईरान, जो कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इन्होंने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनाया। तो कितने पॉइंट्स का है ये आपको बताना चाहिए? 14 पॉइंट फ्रेमवर्क है। इसका नाम क्या है इस एग्रीमेंट का? इस्लामाबाद MOU, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पूरा का पूरा सीज़ फायर परमानेंटली ख़त्म करने के लिए एंड दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर्स एंड उनकी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट देने के लिए करा गया है। बेसिकली कितने डेज़ का पीरियड इस 14 डे फ्रेमवर्क 14 पॉइंट्स फ्रेमवर्क में रखा गया? 60 डे पीरियड, ठीक है, ताकि एक पीस डील बना सकें दोनों कंट्रीज़ आपस में नेगोशिएट करके। सबसे पहली चीज़ तो आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही है, जिसमें बेसिकली जो कंटेनर शिप्स थे, जो वेसल्स थे, जो कि क्रूड ऑयल कैरी कर रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उनका जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा जो भी ब्लॉकेड्स लगाए गए थे पोर्ट्स पे, वो ऑयल के एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमिक सपोर्ट भी, ठीक है, कितना इकोनॉमिक सपोर्ट यहाँ पे गारंटी करा गया है? मिनिमम 300 बिलियन US डॉलर्स का, ठीक है। जो भी ईरान के फंड्स थे जो फ्रीज कर दिए गए थे वो भी रिलीज़ करे जाएंगे, ओके। तो ये चीज़ आपको इस इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होनी चाहिए। एंड इसमें न्यूक्लियर रिलेटेड चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि ईरान ने रीअफर्म कर दिया है कि हम कोई भी एक्वायर या डेवलप नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स, ओके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो भी एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास है जो एग्जिस्टिंग है, वो भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है G7 समिट से रिलेटेड है। कहाँ पे हुई? EVN लेस्बेंस। थीम क्या था G7 समिट का? 52nd जो हुई, वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंजेस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से चैलेंजेस की बात हुई? सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है एनर्जी और मिनरल्स, ठीक है। इसमें पावर एशिया, इसको इंट्रोड्यूस करा जापान के PM जो है ताइकेजी, इन्होंने। तो बेसिकली इस पावर एशिया का फुल फॉर्म क्या है? इसमें R 2 बार आ रहा है, आप देख रहे हो। तो इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑन वाइड एनर्जी एंड रिसोर्सेज रेजिलियंस। कितना इसका बजट है? टोटल 10 बिलियन US डॉलर्स का इसका बजट है। क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड एंड वेस्ट एशिया के पीस एग्रीमेंट से रिलेटेड, जो 14 पॉइंट का अभी हमने पढ़ा MOU, उससे रिलेटेड भी बात हुई। जो नेक्स्ट एडिशन होगा G7 का, यानी कि 53rd एडिशन, उसका होस्ट बनेगा US। अभी करंट वाले का फ्रांस था। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026। इसको किसने रिलीज़ करा? इस रिपोर्ट को यूनिसेफ ने, क्योंकि जो यूनिसेफ है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड एमरजेंसी फ़ंड में डील करता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड है ना ये। तो इन्होंने बात करी कि जो हमारा क्लाइमेट रिस्क है, ठीक है, उसमें क्या इस रिपोर्ट से क्या थ्रेट पता चला? 1.1 बिलियन इतने चिल्ड्रन जो हैं, ठीक है, वो 3 अलग अलग हैज़ार्ड से फेस करेंगे जो उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है। ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाना,
बहुत ज़्यादा हीट होना और हीट वेव्स होना, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि फ्लड्स हो गए, सुनामीज़ हो गई, वाइल्ड फायर हो गई, सैंड स्टॉर्म हो गए, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों ये चीज़ डेंजरस है? क्योंकि कभी भी अगर ड्रॉट आएगा तो उससे और भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जब बाहर सूखा पड़ेगा तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, जब फ्लड आ जाएगा तो शेल्टर की प्रॉब्लम हो जाएगी, कंटेमिनेशन हो जाएगा, डिजीजेस फैलेंगे, ठीक है। तो जो सिस्टम्स हैं, जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट चिल्ड्रन पे इन चीज़ों का पड़ता है, यही इस रिपोर्ट में बताया गया। ट्रिपल थ्रेट की बात करी गई। आगे के लिए क्या इसमें बताया, देखो जब आप कोई भी आंसर लिखते हो, अगर आरबीआई का पेपर दे रहे हो या और कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको चीज़ को एक लॉजिकल वे में प्रेजेंट करना होता है। एंड हमारा यही इनिशिएटिव रहता है कि जब आपको कोई न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसी लॉजिकल वे में आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के बारे में कैसे बताया हमने कि उस रिपोर्ट में बेसिक मोस्ट हाईलाइटेड थिंग क्या है, ट्रिपल थ्रेट, क्या क्या हैज़र्ड्स हैं क्लाइमेट के वो बताए, उसके बाद डेंजरस क्यों है ये चिल्ड्रन के लिए, क्या इफ़ेक्ट आएगा, एंड आगे के लिए क्या चीज़ें हमें फ्यूचर में चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली चिल्ड्रन को प्रायोरिटाइज़ करना, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना, एंड जो भी क्लाइमेट में इश्यूज आ रहे हैं वो बेसिकली एमिशंस की वजह से ही हैं, तो जो भी मैन मेड एमिशंस होते हैं उनको रिड्यूस करना, ठीक है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। कब इसको बनाया गया था, यूएनजीए ने इसको 1946 में बनाया था। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये एक और रिपोर्ट रिलीज़ हुई है। ये किसने करी है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP और ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस GNAFC, इन तीनों ने मिल के ज्वाइंटली ये निकाली है बाई एनुअल हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, ठीक है। कितने हंगर हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करे गए हैं, 13 अलग अलग, जहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। कितने पीपल इससे ऑलरेडी फेस कर रहे हैं इशू, 266 मिलियन, ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 59% जो फंडिंग है वो कम हो चुकी है लास्ट 3 ईयर्स में जो फंडिंग आपके फूड सिक्योरिटी के लिए थी उसको कम कर दिया गया वर्ल्ड ओवर। अब जो 13 अलग अलग कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड सूडान, साउथ सूडान, येमन, पैलेस्टीन, नाइजीरिया और सोमालिया हैं, ठीक है। और भी हॉटस्पॉट्स हैं, अफ़गानिस्तान, कॉन्गो, म्यांमार, माली, लेबनान, मेडागास्कर और हाइती, ठीक है। क्यों बढ़ रही है, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, इकोनॉमिक शॉक्स की वजह से भी, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही मार्केट में, ओके, जिसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ जा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ जा रही है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ओके। इसके अलावा क्लाइमेट चेंजेस, वेदर चेंजेस की वजह से, जैसे अभी एल नीनो का हमने देखा, एंड अभी सुपर एल नीनो भी एक्सपेक्टेड है आगे चल के, ओके। एंड कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जैसे कि जो आपके अफ्रीकन बेल्ट में अगर आप देखो तो एबोला, ठीक है, जो कि कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में, ठीक है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है फूड की सप्लाई पे। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये एक और रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, शॉर्ट फॉर्म है इसका सोफिया 2026। तो ये आपकी मरीन लाइफ से रिलेटेड है, फिशरीज और एक्वाकल्चर से। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन टर्निंग विजन इनटू इम्पैक्ट, ठीक है। इस बार इसका टाइटल ये था। किसने इसको रिलीज़ करा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि जो फिशरीज़ और एक्वाकल्चर होता है बेसिकली ये न्यूट्रिशन के पर्पज़ के लिए ही करा जाता है, ठीक है। तो इस बार जो प्रोडक्शन रहा है 2024 का, वो सबसे ज़्यादा रहा 235 मिलियन टन्स, ठीक है। 53% जो है वो यहाँ पर फार्मिंग यानी कि एक्वाकल्चर सबसे बड़ा रीज़न था इस ग्रोथ का, उसने 53% कंट्रीब्यूट करा। ये डेटा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मरीन फिश स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकली सस्टेनेबल लेवल्स में थे, वो डिक्लाइन करते जा रहे हैं। ये वार्निंग इन्होंने बताई है कि जो सस्टेनेबल वे में चल रहा था वो चीज़ डिक्लाइन कर रही है। इंडिया की क्या परफॉर्मेंस थी, आपसे एग्जाम में इंडिया की परफॉर्मेंस भी पूछी जा सकती है। ऐसा ही होता है ज़्यादातर कि कोई रिपोर्ट बताएंगे एंड आपसे पूछ लेंगे इंडिया की इसमें क्या रैंक थी, इंडिया का इसमें क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में, या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्वेटिक एनिमल का इंडिया बन चुका है, ठीक है। 9% दे रहा है वो पूरे ग्लोबल में। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट लेवल पे चाइना है। एक्वाकल्चर में भी इंडिया जो है वो सेकंड है, ठीक है। 12% यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। फर्स्ट किस में है इंडिया, इनलैंड कैप्चर फिशरीज़ में, ठीक है। टॉप 5 कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है और बांग्लादेश है। तो बेसिकली आप देखोगे जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सारे हमारे इसी साउथ ईस्ट एशियन रीजन के हैं, ठीक है। तो 82% जो पूरे वर्ल्ड का है
वो ये लोग ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसी इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए इससे रिलेटेड, इस सेक्टर से रिलेटेड? सबसे पहले तो PMMSY है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सेकंड जो है वो है फिशरीज से रिलेटेड, फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, FIDF। तो बेसिकली ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है ऐसा इंफ्रा डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है, दोहा डायमंड लीग, ठीक है, 2026 एडिशन कहाँ पर हुआ? कतर में हुआ। कौन से स्टेडियम में हुआ ये भी पता होना चाहिए, सुहैम बिन हमाद स्टेडियम। फर्स्ट कौन से कंट्री का प्लेयर स्पोर्ट्स पर्सन आया है? रुमेश थरंगापाथिंगे, श्रीलंका को बिलोंग करते हैं। इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है मेंस कैटेगरी में 88.68 मीटर्स। इंडिया की पोजीशन फोर्थ थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, नीरज चोपड़ा जी, ऑलरेडी वेरी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, फोर्थ प्लेस इनको मिली इसमें। 28th इसका एडिशन था ये, ठीक है। ये एक सीरीज़ का पार्ट है दोहा डायमंड लीग, जो पूरी सीरीज़ है उसका नाम है वांडा डायमंड लीग, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया का जो भारत फोर्ज है, ठीक है, उसके अंडर एक विंग है जिसका नाम है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड, KSSL। इन्होंने एक पार्टनरशिप करी है US के फर्म के साथ जिसका नाम है AM जनरल, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या करेंगे? नेक्स्ट जनरेशन आर्टिलरी गन्स जो होती हैं, जो कि बॉर्डर एरियाज़ में डिप्लॉय होती हैं एट टाइम्स ऑफ वॉर, ठीक है, एंड एट टाइम्स ऑफ पीस ऑल्सो समटाइम्स, तो फिर इनको डिज़ाइन करना, इनको बिल्ड करना, इनको बेचना, ये इन दोनों इस चीज़ के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। 155 mm वाली जो आर्टिलरी गन होती है स्पेसिफिकली उसके लिए। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, मानियार इलाज, ठीक है, वर्सेस P अयप्पन एंड अदर्स। इससे रिलेटेड एक जजमेंट निकाला है जिसमें एक नया राइट निकल के आया है, राइट टू वॉक, ठीक है। दिस इज़ अ न्यू थिंग। अगर आपको ये न्यूज़ नहीं पता तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे ऑप्शंस में से कि राइट टू वॉक भी एक राइट है क्या। राइट टू वॉक का कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो है राइट टू वॉक ऑन सेफ डिमार्केटेड फुटपाथ एज अ फंडामेंटल राइट। तो अब ये एक फंडामेंटल राइट बन के आ चुका है कि अगर आपको सेफ स्पेस नहीं मिल पा रही वॉक करने की फुटपाथ पे, ठीक है, सो दैट मीन्स कि वो आपके फंडामेंटल राइट को हिंडर कर रहा है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन में से ही 2 आर्टिकल्स को ट्रेस करके बनाया गया। पहला है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19(1)D, सेकेंड है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, पहली ऐसी इंडियन यूनिवर्सिटी जिसको 4 ISO सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं BIS से, वो है आपकी हैदराबाद की ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से सब सेक्शंस में इनको मिला है ISO सर्टिफिकेशन? एजुकेशन क्वालिटी, एनवायरमेंटल केयर, एनर्जी एफिशिएंसी और फूड सेफ्टी। तो यूनिवर्सिटी का नाम पता होना चाहिए, कहाँ पर लोकेटेड है, कितने ISO सर्टिफिकेशन इनको मिले हैं एंड कौन कौन सी कैटेगरी में मिले हैं। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपके अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से रिलेटेड है कि जो हमारे इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं जैनेंद्र के जैन जी, पहले ऐसे PIO बन चुके हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, जिनको 2025 वुल्फ प्राइज़ इन फिजिक्स मिला हो, ठीक है। तो नाम आपको याद रखना है, जैनेंद्र के जैन जी, ठीक है। इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी करी? कंपोजिट फर्मियंस की डिस्कवरी करी, जो कि क्वांटम हॉल इफेक्ट, जो कि एक फिजिक्स से रिलेटेड, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, FQHE इसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने अपनी डिस्कवरी करी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड ये कहाँ के डायरेक्टर हैं? लोधा थियोरेटिकल फिजिक्स इंस्टीट्यूट मुंबई के ये डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, एक इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड सिकल सेल डे, ठीक है। तो सिकल सेल डे जो है वो कब कॉमेमोरेट करा जाता है? 19 जून को। इस बार का थीम क्या था? देखो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि डे के साथ उसका थीम क्या था इस साल, क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। दिस वॉज द थीम ऑफ द 2026 एडिशन। अब इस डे को किसने रिकॉग्नाइज करा था? UNGA ने 2008 में। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एंड सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करा गया था जून 19, 2009 में। ये वो सारी न्यूज़ थी आज की, 23 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर करी जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। हम लोगों ने चीज़ें देख ली कि उसमें उस न्यूज़ के अंदर भी क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एंड अब अगर आप RBI को टारगेट करना चाहते हो, RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आप लेफ्ट साइड वाला सिलेक्शन सिस्टम कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको मैं पर्सनली गाइड करूँगा, सारी क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, everything you need for phase 1, phase 2 and interview, everything is included in this.
इसके अलावा अगर आप बैंक में जाना चाहते हो, SBI PO, IBPS PO बनना चाहते हो, तो आप सेकंड वाला कोर्स जो कि बिगिनर टू बैंकर कोर्स के नाम से आता है, ये ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा एंड इसमें भी सारे कंटेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो जो दोनों कोर्सेज़ हैं इनका लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इन्हें चेकआउट कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पिन कमेंट में गिवन है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।